विद्यार्थियों, सभा में उपस्थित विद्वज्जन, अध्यक्ष महोदय, जो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक जिम्मेवारी होती है वो अब मैं समझने लगा हूं। तो प्रोफेसर मायाशंकर पांडे जी, अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी अनूप जी, डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी, डॉक्टर विवेक सिंह जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह और डॉक्टर सत्यप्रकाश पॉल। आप लोगों ने चर्चा की होगी बहुत सारी। मैं तो सबसे अंतिम वाले डिब्बे में हूं और ऐसे डिब्बे में जो खचाखच भरा हुआ है और मेरे प्रवेश करने की जगह नहीं है, बहुत थोड़ी सी जगह बनी है। इसलिए जितनी जगह मुझे मिली है उतनी ही जगह का इस्तेमाल करके मैं थोड़ी सी बात आपके सामने कह देना चाहता हूं। मैं कोई वक्तव्य बहुत नहीं देना चाहता हूं, अवकाश भी नहीं है। मैं आरंभ करना चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस कोटेशन से। यह आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रीय पहचान के बारे में सोचें। इस पहचान के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, न ही स्वतंत्रता प्रगति और खुशी का साधन बन सकती है जब तक हम अपनी राष्ट्रीय पहचान से अनभिज्ञ हैं। हम अपनी क्षमताओं को पहचान और विकसित नहीं कर सकते। ये जो अवधारणा है अपनी पहचान की, अपनी खोज की, उसी से ये राष्ट्र बनता है। आप लोगों ने, सब लोगों ने चर्चा की है, वो होगी पाश्चात्य राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्र की संकल्पना, उसको किस तरह से संस्कृति को हम तवज्जो देते हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग जब राष्ट्र कवियों की बात करते हैं, हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की, तो दिनकर तक आके हम लोग रुक क्यों जाते हैं? क्या केदारनाथ सिंह राष्ट्रवादी कवि नहीं है? निराला नहीं है? मैं बिल्कुल अलग अर्थ में राष्ट्रवादी कवि की, ये जो पहचान की बात हो रही है, ये किसकी पहचान है? जब वो बनारस पर कविता लिखते हैं तो क्या वो राष्ट्र की कविता नहीं है? क्या बनारस अपने आप में बिल्कुल अलग है इस राष्ट्र से? इस पर आप लोग सोचिए। जब निराला जब इलाहाबाद के पथ पर कविता लिखते हैं तो क्या वो राष्ट्र की कविता नहीं है? केवल जोश में और वीर रस में कही हुई कविता ही राष्ट्रवादी कविता हो सकती है। निश्चित रूप से हम लोगों ने एक रूढ़ी बनाई है, हमने एक परिभाषा गढ़ी है राष्ट्रवादी कवियों की। मुझे ये लगता है कि जो कवि या जो रचनाकार अपनी कविता में, अपनी रचना में साझा भारतीय अस्मिता को प्रकट करता है, वह राष्ट्रवादी कवि। अब आप विद्यार्थी हैं, इस दृष्टि से अगर आप सोच सकते हैं तो इस दृष्टि से सोचिए। और मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से यह अनुरोध करता हूं, उनको ये कहता हूं कि जो दायरे बनाकर हम शिक्षक आपको देते हैं, उन दायरों को तोड़ डालिए। बहुत रूढ़िवादी ढंग से हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग उन रूढ़ियों को तोड़ दीजिए। आपसे ये पूछा जाता है कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ? थोड़ा रामचंद्र शुक्ल, थोड़ा हैजा प्रसाद द्विवेदी, थोड़ा ये, थोड़ा वो, बस वही ढाक के 3-5। सोचो क्या हुआ था। मैं बहुत नहीं इस पर जाऊंगा। कभी वशिष्ठ जी मुझे मौका देंगे तो मैं क्लास में पढ़ाने का मौका हमको दे दीजिएगा, कब मौका मिलता है। एक और बात मैं कह देता हूं,
आप लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की होगी, लेकिन साझा मूल्य ये भारत के का एक स्वर है, भारत की आत्मा है। हम अलग अलग द्वीप नहीं बनना चाहते, साझा मूल्य लेकर चलना है, साझा विश्वास, रीति रिवाज और सबसे बड़ी बात धर्म। धर्म भारत को जोड़ता है। मैं धर्म रिलीजन के अर्थ में नहीं बोल रहा हूं, धर्म रिलीजन नहीं है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ, एक धर्म मिलेगा, वो है भारतीय धर्म। ढूंढो, इस पर काम करो। रविन्द्रनाथ ठाकुर को याद करो, अभी सुब्रमण्यम भारती की बात हुई थी, मैत्री गुप्त की बात हम करते हैं। देखो किस तरह ये लोग साझा संस्कृति की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद की मैं केवल रेफरेंस दे रहा हूं, टाइम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतना सा समय दिया गया है और गाड़ी में पिछली डब्बे में बैठा हुआ हूं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो मैं लिख के लाया था, लेकिन केवल रेफरेंस आपको दे देता हूं। एक किताब है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। गोपीचंद नारंग की एक किताब है, इनकलाब जिंदाबाद, और उसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू शायरी का योगदान। आप इसको जरूर पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। और ये सारी रचनाएं दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद से जुड़ती हैं। इस दृष्टि से पढ़ो इस पूरी किताब को, और जो मुस्लिम कवियों ने जो शायरी लिखी है 1857 के बाद उनको, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। एक सुना देता हूं, 1 2 3 घोड़े की जीन, भाग जाओ वाराणसी। इन्हीं 3 ही पंक्तियों में उन्होंने बड़ी बात कह दी। ऐसी बहुत सबसे बड़ी बात कि वीर सावरकर ने जो अपनी किताब लिखी इंडिपेंडेंस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके इसी किताब में मुझे वो रेफरेंस मिला है। मैं बता दूं, पेज नंबर 545 पर, जहां उन्होंने क्रांतिकारियों पर जब किसी ने व्यंग किया उसकी चर्चा की है। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ये वीर सावरकर ने अपनी किताब में जिक्र किया है। मतलब वो जान रहे थे कि ये हिंदुस्तान, ये भारत जो इंडिया नहीं है, वो विकसित होगा तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और सब पूरा कॉन्टिनेंट वो हमारा है। आप लोग फ्रीडम एट मिडनाइट अभी एक चल रहा है सीरियल, वो पढ़ लीजिए। उसमें ये देख लीजिए कि कितने गलत और कितने आधारहीन तथ्यों के आधार पर भारत को बांटने की बात कही गई है। मैं वो सब नहीं कहूंगा, लेकिन बस इतना मैं कहकर अपनी बात कह रहा हूं कि हम लोग को सबको साथ साथ रहना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए, अपनी भारतीयता में विश्वास रखना चाहिए, और हम कमजोर नहीं हैं तब तक जब तक हमारे कवि हमारे राष्ट्र के गीत गाते रहेंगे। और ये राष्ट्र के गीत केवल बॉर्डर के सिपाहियों के लिए ही नहीं है, विद्यार्थियों तुम्हारे लिए भी है कि तुम अपनी जिम्मेवारी कितने अच्छे ढंग से निभाते हो, बनारस को कितना अच्छा जानते हो, प्रयागराज को कितने अच्छी तरह जानते हो, अपने को कितना अच्छी तरह जानते हो। जब तक अपने को नहीं जानोगे, जब अपने देश को नहीं जानोगे, जब तक अपनी जमीन को नहीं जानोगे, तब तक आप भारत को नहीं जान सकते हो। भारत को भारत बनाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को खुद को पहचानना होगा। लोगों ने बताया होगा, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें,
जानो अपने आप को। जब तक संस्कृत ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे आप, बहुत सारे ट्रांसलेशंस आ गए हैं, आप ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ो, तब अपने को जान पाओगे। अभी पांडे जी बता रहे थे हमें कि जब भी देश की बात आती है हम अतीत की ओर देखते हैं। हम जब अतीत की ओर देखते हैं तो हमें पुराणपंथी कहा जाता है। बिना अतीत की ओर देखे हुए, बिना अपनी गौरवशाली परंपरा, क्योंकि हमें तो कह दिया गया था कि आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए अपने अतीत को देखो और अपने आज को और अपने भविष्य को बनाओ। मैं केवल युवा पीढ़ी को संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि बूढ़ा तोता नहीं मानता है, क्या नहीं मानता है। धन्यवाद।